7(1)(c) बहुत बड़ा है। 7(1)(c) में क्या लिखा है? एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्री टू बी मेड, मतलब या तो करो या अग्री टू बी मेड हुआ है, लेकिन विदाउट, मतलब एक चीज तो पक्का है, यहाँ पे क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन बिजनेस है। अब आपको कैसे पता चला बिजनेस है? यहाँ पे तो किधर भी नहीं लिखा है, लिखा है क्या किधर भी? नहीं, लेकिन क्या लिखा है? एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। अब शेड्यूल 1 की आप जब 4 एक्टिविटीज पढ़ोगे, जिसको हम परी के नाम से जानेंगे, PARI, वो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चारों की चारों एक्टिविटीज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ही हो रही है। मतलब बिजनेस होना चाहिए वहां पे। अगर बिजनेस नहीं होगा तो ये चारों एक्टिविटीज वहां पे कवर शेड्यूल 1 में नहीं आएंगे। तो शेड्यूल 1 में कितने पैरा होंगे? 4 पैरा होंगे। और इन चारों पैरा की खासियत क्या है? कि ये चारों के चारों काम किए गए विदाउट कंसिडरेशन। जबकि हमारा 7(1)(a) का लॉ क्लियर था कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ मतलब द्वारा कंसिडरेशन होना चाहिए, तो ही जीएसटी लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा रूल टूटा हुआ मिलेगा? कंसिडरेशन नहीं होते हुए भी क्या लगाएंगे हम? टैक्स लगाएंगे। ये नॉर्मल लॉ है कि डीमिंग फिक्शन वाला लॉ है? और डीमिंग फिक्शन में मैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा? एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था? डीमिंग फिक्शन लॉ को एक्सपांड करता है, बट नॉट बियॉन्ड द पर्पस, नॉट बियॉन्ड द पर्पस। तो पर्पस क्या है? आपको रहना तो आपको कानून के अंदर ही रहता है। मतलब आपको जीएसटी लगाना है तो 7(1)(a) के नियम के हिसाब से ही लगाना पड़ेगा। अब 7(1)(a) के बाहर जाके अगर आपको जीएसटी लगाना है तो उनको लॉ बनाने पड़ेंगे, पैरा लिखने पड़ेंगे। जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस 7(1)(a) में फिक्स ही नहीं होता, वहां पे बाय है, यहाँ पे तो रिसीव्ड है, उल्टा करना है तो उनको एक लॉ लिखना पड़ा। कंसिडरेशन होना ही चाहिए, बिना कंसिडरेशन के जीएसटी लगता ही नहीं। ये क्या है? लॉ है, बेसिक लॉ है, 7(1)(a) है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन में लगेगा जहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा, तभी भी लगेगा। तो वो ट्रांजैक्शन से लिखने पड़ेंगे। तुमने दोस्ती यारी में एक दूसरे को पढ़ाया तो जीएसटी लगेगा क्या? दो रीजन बताओ। बिजनेस भी नहीं है और कंसिडरेशन। मैं तुम लोगों को दोस्ती यारी में पढ़ा रहा हूँ और मेरा मेन बिजनेस ही तुमको पता है, तो जीएसटी भरोगे तुम लोग आज जाने से पहले मेरे को? क्यों? क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है ना, फुकट में पढ़ा रहा हूँ ना तुम लोगों को, और इसलिए तुमको कीमत भी नहीं है चीज की। रोज बोलता हूँ मैं, भाई तुम 50,000 भर देते, फी भर देते तो अच्छे से सुबह नींद खुल जाती, और नहीं खुलती तो माँ बाप लात मार के उठाते कि 50,000 भरा है हरामखोर, घर पे सोने का थोड़ी ना क्या भरा है, तो 50,000 भर दो। 50,000 भर दो तो जीएसटी लगेगी। बिजनेस तो ऑलरेडी है, कंसिडरेशन आ जाएगा तो क्या लगेगा? जीएसटी लग जाएगा। तो कंसिडरेशन नहीं है करके आप लोगों से हमने क्या नहीं ली? जीएसटी नहीं ली। अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल, अपना सामने सामने वाला, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ मेरा बिजनेस ही है ना। तो सर 7(1)(c) लगेगा क्या शेड्यूल 1? क्योंकि शेड्यूल 1 में ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो होते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन विदाउट, समझ रहे हैं? कंसिडरेशन है। हमने अगर हमारे कंप्यूटर डोनेट किए किसी स्कूल में जाके, सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? कंप्यूटर गुड्स है कि नहीं है? 7(1)(a) लगेगा? कैसे लगेगा? डोनेट बोला ना मैंने, वो बिजनेस एसेट है, तो बिजनेस है, बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब वो बिजनेस एसेट है। तो एक तो कंप्लाई हो चुका, लेकिन दूसरा नहीं हो रहा है ना। मैंने डोनेट किया, मैंने बोला, मैंने बेचा नहीं बोला। बेचा बोला होता तो 7(1)(a) लग जाएगा। मैंने क्या बोला? डोनेट। डोनेट का मतलब क्या होता है? प्रदीप बोलता है सर मेरे गांव में स्कूल है, उसमें कंप्यूटर नहीं है सर। हमने बोला एक काम कर, हमारे जो 3 जो नहीं चल रहे वो लेके जा। चालू नहीं है, रिपेयर कर लेना। अभी रिपेयर का तो खर्चा डाल दे उसके अंदर, 2-4 हजार में रिपेयर हो जाएंगे। हाँ, उस पर हम हेवी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। हमारे गांव के बच्चे कौन सा हेवी सॉफ्टवेयर रन करने वाले? पेंट वगैरह क्या बच्चे, पांचवी कक्षा के बच्चे क्या ही यूज करेंगे सिस्टम? पेंट वगैरह, वर्ड, एक्सेल कुछ तो खोलेंगे, उतना ही उसमें चलना चाहिए, बेसिक चीजें। बोला ठीक है, मेरे ये काम का है। मैं बोला लेके जा, डोनेट किया। तो उसके बाद जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? 7(1)(a) में नहीं लगेगा। लेकिन अभी आपको 7(1)(c) देखना पड़ेगा, वहां पे लग भी सकता है
और नहीं भी लग सकता। सर कभी लगेगा और कभी नहीं लगेगा। अगर मैंने इन कंप्यूटर्स के ऊपर आईटीसी लिया होगा तो लगेगा, और मैंने अगर आईटीसी नहीं लिया होगा तो नहीं लगेगा। जैसे मैंने मोटर कार है, गाड़ी है, गाड़ी मैंने डोनेट कर दिया आप में से किसको एक को, तो अभी तो बिजनेस एसेट है वो, और डोनेट कर दी मैंने विदाउट कंसिडरेशन। बिजनेस एसेट मैंने डिस्पोज कर दी है, डिस्पोजल मेड हो गया। फॉर अ कंसिडरेशन होता तो जीएसटी लगता, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं विदाउट कंसिडरेशन दिया आपको तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है ना आपको? नहीं लगेगा। लग सकता है। कब लग सकता है? 7(1) में कवर होगा। तो 7(1) में कब कवर होगा? समझ में आ रहा है? जब मैंने आईटीसी लिया होगा तो लगेगा, मैंने आईटीसी नहीं लिया होगा तो नहीं लगेगा। आपको जीएसटी लॉ पढ़ना पड़ेगा, आगे जाके आप लॉ पढ़ोगे आपको पता चलेगा गाड़ी के ऊपर आईटीसी मिलता ही नहीं है, और जब मिलता ही नहीं तो मैंने लिया भी नहीं होगा। अब लिया ही नहीं होगा तो मेरे पे 7(1) लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर मेरी येलो प्लेट की गाड़ी होती, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन अगर मेरा बिजनेस होता, तो मैंने आईटीसी लिया होता, और मैंने आईटीसी लिया होता तो बेचने के टाइम पे मुझे टैक्स भी, बेचने के टाइम पे नहीं, डोनेट करने के टाइम पे मुझे टैक्स लगना पड़ता। झोल होते हैं। आपको 7(1) समझना है तो आपको मार्केट में लोग कैसे सोचते हैं वैसा सोचना पड़ेगा। मार्केट में अच्छे लोग है कि हरामखोर लोग बड़े पड़े टैक्स पे? बोलो। हरामखोर मतलब समझते हो ना? हरामखोर मतलब जो देश से सब कुछ लेना तो चाहते हैं, उनको अच्छा रोड चाहिए, घर पे पानी चाहिए, लाइट चाहिए, मिलिट्री चाहिए, पुलिस चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, फोकट में राशन का खाना चाहिए, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल चाहिए। लेकिन जब टैक्स भरने की बात आएगी तो टैक्स नहीं चाहिए। इन लोगों को क्या बोला जाता है? हरामखोर लोगों को बोला जाता है। निच्चड़ लोग है ये। इन लोगों को जब तुम बताओगे कि जीएसटी कानून आया है, 20 लाख के बाद जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तुमको क्या लगता है मान लेंगे ये लोग? नहीं मानेंगे। तो ये कौन से रास्ते निकालेंगे? झोल के रास्ते निकालेंगे। आपके पास आके बोलेंगे कि ऐसा कुछ तो बताओ कि जीएसटी नहीं लगेगा। तुम इतने ज्ञानी हो, रोज जीएसटी का काम करते हो, तो ऐसा कुछ तो होगा रास्ता जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा। तो तुम नहीं पता, तुम ऐसा सोचोगे नहीं क्या? तो तुम सोचोगे जीएसटी कब लगता है, बिजनेस होगा, कंसिडरेशन होगा, 20 लाख के ऊपर होगा, सारा लॉ याद करना पड़ेगा ना आपको। अरे कब नहीं लगेगा वो सोचने के लिए पहले कब लगेगा वो तो पहले पता होना चाहिए ना। झोल वही कर सकता है ना जिसको पूरा लॉ पता है, वो भी नहीं कर सकता जिसको लॉ के आगे की बातें पता है। झोल वही कर सकता है। देखो एक झोल आपको समझ रहा है क्या? सागर जो है ना, सागर ये अनरजिस्टर्ड है, और राम पाटिल जो है ना, मैं रजिस्टर्ड है। सागर को ना लैपटॉप चाहिए 5, सागर को लैपटॉप चाहिए, 5 लाख के लैपटॉप है, 5 लैपटॉप चाहिए उसको, जिसके ऊपर कम से कम ₹1,00,000 की जीएसटी लगेगी। 1,00,000 रुपया क्या लगेगा? तो सागर को लैपटॉप कितने में मिलेंगे? अनरजिस्टर्ड है ना वो। सागर को लैपटॉप कितने में मिलेंगे? 6 लाख में मिलेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि सागर को इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आईटीसी सागर? सागर कौन है? अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड मतलब तुम सब भी कौन हो आज? तुमने भी तो जीएसटी भरा है ना कुछ तो लेते हो, मोबाइल वगैरह। तुमने आईटीसी लिया क्या कभी? क्यों? क्योंकि तुम सबके सब कौन हो? अनरजिस्टर्ड हो, मतलब तुम कंज्यूमर हो। कंज्यूमर की तरह तुमको ट्रीट किया जाता है। सागर कंज्यूमर नहीं है, सागर बिजनेसमैन ही है, लेकिन सागर कौन है? हरामखोर है, लेकिन उसको जीएसटी नहीं भरना इसलिए अनरजिस्टर्ड है ना वो। अगर उसको जीएसटी भरना होता तो वो क्या होता? लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है। तो अनरजिस्टर्ड है तो उसको जीएसटी भरने नहीं आता, और जीएसटी भरने नहीं आता तो उसको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो वो मेरे पास आता है, राम जी ना बोलो, बोलता है आप अगर लैपटॉप खरीदोगे तो आपको कितने में पड़ेगा? मैंने बोला मेरे को 5 लाख प्लस 1 लाख, मेरे को भी 6 लाख पे ही पड़ेगा।
लेकिन आपकी कॉस्ट कितनी? मैं बोला 5 लाख की। क्यों? 1 लाख का मुझको क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। जो मैं मेरे आउटवर्ड सप्लाई दूसरा कुछ ना कुछ बिजनेस करते रहूंगा, उसके सामने मेरी लाइबिलिटी आती रहेगी हर महीने, उसके सामने सेट ऑफ कर दूंगा। तो आपको नहीं लग रहा मैं लैपटॉप ले तो लूंगा, उसका आईटीसी भी ले लूंगा, और ये लैपटॉप इसको डोनेट कर दूंगा। डोनेट मतलब दे दिया उसको, क्योंकि मेरे तो काम का था ही नहीं, मुझको तो लेनी ही नहीं थी वो चीज। ये झोल समझ रहा है तुमको? होता है क्या ऐसा मार्केट में? नहीं होता है कि नहीं, बताओ ना। ऑडियंस, हाँ ये बता रहा है, ऑडियंस को पूछो। ऑडियंस जी, ऐसा कभी होता है क्या? हमारे आर्टिकल, मैं चार्टर्ड हूँ साहब, मेरे पास सादा फोन है, हमारे आर्टिकल्स के पास आईफोन है। मेरे नाम पे लेते हैं क्यों? लेकिन कम से कम मेरे इधर रेड आएगी, मुझे डिपार्टमेंट बोलेगा तुमने 3 महीने पहले आईफोन लिया था, किधर है? मैं बोलेगा इधर है, उधर है, उधर मेरा ही है, उसको अभी खाली दिया था अभी। मैं दिखा तो पाएगा कम से कम, मतलब डिपार्टमेंट मेरी पूरी नहीं मार सकता। समझ में आ रहा है ना? डिपार्टमेंट आएगा बोलेगा दिखाओ। अब दिनेश सर को लैपटॉप चाहिए था तो किसके नाम पे लेंगे? अरे बताओ, मेरे नाम पे लेंगे, लेकिन चाहिए उनको, तो होगा ऐसे ही ना। लेकिन डिपार्टमेंट बोलेगा अरे रे 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 चोरी कर, मैं बोलूंगा नहीं कर रहा हूँ सर, वो भी मेरा डायरेक्टर ही है, मैं 3 कदम आगे जा चुका हूँ। देखो, एक लॉ होता है, फिर उसका झोल होता है, वो पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने एंटी लॉ बनाया है, मैं उसके 1 कदम आगे हूँ। क्यों हूं मैं तुमको इतना क्यों बता रहा हूँ डिटेल में? भाई, जिसने लॉ पढ़ा है उसको उसके एग्जिट रूट पता होते हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा नॉर्मल लोग अगर झोल करेंगे तो, सागर के साथ अगर करूंगा तो बताओ, तो जीएसटी का दुकान ही लगाना पड़ेगा ना मेरे को बाहर, कि आइए आइए आईटीसी का क्रेडिट लीजिए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। थोड़ा चलता है, गवर्नमेंट भी बोलता है ठीक है, थोड़ा 19-20 आप भी करते हैं, हमको समझ में आता है। ऐसा झोल अगर आप करते रहोगे तो कौन सा सेक्शन आपके, ये आपने क्या बनाया गवर्नमेंट को? सी ना? तो गवर्नमेंट तुमको क्या लगाएगा? 7(1) लगाएगा ना। तुम गवर्नमेंट को चुना लगाने बेटा, तो गवर्नमेंट ने एंटी चुना बना के रखा है पैरा में, शेड्यूल 1 में। अगर ऐसे धंधे करोगे तो ये जो लैपटॉप मैंने 5 इसको ट्रांसफर किए, इसको गवर्नमेंट क्या बना देता है? डीम सप्लाई। और डीम सप्लाई बना के क्या करेगा? टैक्स लेगा। कितना टैक्स लेगा? जितना आईटीसी था उतने का टैक्स ले लेगा। तो कुछ फायदा हुआ कि इतना सब करके? लेकिन ये कब पकड़े जाएंगे? तो बहुत सारे लोग चोरी क्यों कर रहे हैं? ये अजम्पशन से कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। तुम लोग ने अफेयर क्यों रखा है घर के बाहर? घर वालों को बता के रखा है? क्या कॉन्फिडेंस तुम लोगों का कि वो लोग हमें नहीं पकड़ेंगे? तो ये चोरी करने वाले भी वही कॉन्फिडेंस में आगे जा रहे हैं। कहाँ पकड़ेंगे? हम तो शुरू एकदम होशियार लोग हैं ना। तो ये वो सब बिल्ली लोग हैं जो आंखें बंद करके दूध पी रही है। बिल्ली आंखें बंद करके क्यों दूध पीती है? हाँ, उसको कुछ दिखता नहीं है ना, तो उसको लगता है कि उसको कोई देख नहीं रहा है। तो ऐसे ये जो चोर लोग हैं ना, जो ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ऐसे ये लोग आंखें बंद करके चोरी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि लॉ में तो कहीं लिखा नहीं होगा, हम तो सचाने हैं, हमको तो पकड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने 7(1) अच्छे से पढ़ा है शायद, 7(1) उनको समझा ही नहीं। पढ़ने के लिए तो पढ़ लिया उन्होंने भी, तुम लोग ने भी, इन लोग ने भी पढ़ा होगा। महान हमारे महारथी पता नहीं कहाँ गए। महारथी जब आएंगे तो उनको पूछ लेना इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, देखो क्या बताते। ये सब आप मार्केट में जब काम करना चालू करते हो तो आपको पता चलता है कि लोग कैसे सोचते हैं। इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो फ्लोर इंपॉर्टेंट है। जो वहां होते हैं, यहाँ नहीं। हम तो सादे सीधे लोग हैं यार, हम तो पढ़ाते हैं खाली, ऐसा होता है वैसा होता है, वो लोग करके बैठे हैं। ठीक है ना? तो वहां झोल बचते हैं। एक झोल समझा तुमको क्या होता है मार्केट में? मैं तुमको सिखा रहा हूं कि नहीं करना है, पकड़े जाओगे। समझ रहे हो ना? ये नहीं करना है।
लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देख के समझ में आ रहा है। सर एक काम करो, बाकी जीएसटी रहने दो, यही सब पढ़ाओ। कैसा और क्या क्या कर सकते हैं। हाँ सागर, सागर ये देख, मैं राम हूं, मेरी एक स्पाउस है जिसका नाम हमने सिया रख दिया। मैं गुड्स परचेस करूंगा, मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं उसका क्या लूंगा, और मैंने ही बेचा तो मुझे क्या लग जाएगा। ये तो नॉर्मल धंधा हो गया ना। आप गुड्स परचेस करो, आईटी से लो, फिर बेचो, जीएसटी भर दो। गुड्स परचेस करो, आईटी से लो, उसको बेच दो, जीएसटी भरो, ये तो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल में मजा कहाँ है। जिससे शादी की उससे ही प्यार करो, वो उसमें मजा कहाँ है। एडवेंचर कहाँ है। एडवेंचर तो तब है ना जब ये मुझे मलेशिया लेके जाएगा। हाँ, एडवेंचर तो चाहिए ना इंसान के लाइफ में। तो बेटे बेटे हम दोनों बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि आईटी से तो मिले लेकिन जीएसटी ना आए। तुम बोलो कैश में धन, कैश में भेज दो, ये सब ऐसा चिंदी चोरी इधर नहीं करने का। इधर सीएफएम में बैठ के ऐसे घटिया पान वालों के जैसे बात नहीं करने का। हायर लेवल पे थोड़ा, कैश में जो बेचते हैं उनके दुकान में स्टॉक दिखता है हमेशा, वो प्रॉब्लम होता है। मतलब तुम परचेस किए जा रहे हो, परचेस किए जा रहे हो, परचेस, और R1 तुम्हारा नील जा रहा है हर महीने, और टू भी आ रहा है हर महीने। समझ रहा है ना क्या हो रहा है, टेक्निकल इश्यू। मतलब परचेस तो तुम्हारा हर महीने हो रहा है और तुम बेच नहीं रहे हो, तो गड़बड़ हो जाती है। तो उसका एक दूसरा झोल है, इधर से गुड्स इधर फ्री में चले जाएंगे, फ्री में, फोकट। घर की बात है, उसका भी एक दुकान है, वो मार्केट में ये बेचेगी। अब ये कौन है, अनरजिस्टर्ड है, तो इसके इसको जीएसटी लगेगी क्या, नहीं लगेगी। देखो तुमको पहले तो चोरी दिखनी चाहिए, मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दिख रही है चोरी, क्या हुआ चोरी में, अभी इसने बेचा ना, तो खरीदना भी किसको चाहिए था, उसको ही खरीदना चाहिए था। वो मार्केट से खरीदती तो उसको जीएसटी लगता, और उसका उसको आईटीसी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, वो अनरजिस्टर्ड है, तो उसने किसके नाम पे खरीदवाया, रजिस्टर्ड के नाम पे, ठीक है ना। तो वो रजिस्टर्ड वाले ने क्या ले लिया, लेकिन इसको अगर इसको अगर सेल सेल बिल मारता है यहाँ से, तो जीएसटी लगा के मारता, तो झोल करके मतलब कहाँ, झोल कहाँ है फिर। तो सेल नहीं मारेंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, गुड्स दे देंगे, ले लो, और वो बेचेंगे मार्केट में। झोल हो सकता है क्या, पक्का। आपको नहीं लगता गवर्नमेंट ने पकड़ा होगा ये झोल को, गवर्नमेंट ने बोला ये रिलेटेड पार्टी है। ये कौन है, रिलेटेड पार्टी है। रिलेटेड पार्टी के बीच में जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे विदाउट कंसिडरेशन, ऐसा, ये विदाउट कंसिडरेशन है ना। बीबी से कौन पैसे लेता है, निकाल देगी घर के बाहर। अच्छा तुमको बताऊं, प्रैक्टिकली ये दिखाने के लिए सिया और राम दो अलग अलग बिजनेस है। ये एक ही व्यापारी के दो गूगल पे अकाउंट है। आप बोलोगे ना जीएसटी का बिल चाहिए, वो बोलेगा इधर मार, इधर ये इसको स्कैन करो। आप बोलोगे विदाउट जीएसटी चाहिए, बोलेगा इसको स्कैन करो। मतलब माल वगैरह कुछ अलग अलग नहीं रखा है, वो एक ही दुकान में रखा है। दिखाने के लिए दो एंटिटी रन हो रही है बस, ये प्रैक्टिकल जोन है, ऐसा हो रहा है। ये नालायक को, फिर से नालायक अच्छा वर्ड है, ये हरामखोर को लग रहा है कि डिपार्टमेंट इसको नहीं पकड़ेगा, लेकिन प्रोविजन है क्या हमारे पास, बोलो ना फिर से। ये क्या बना रहे दोनों मियाँ बीवी मिलके डिपार्टमेंट को सी बना रहे, तो डिपार्टमेंट क्या लगाएगा, तो 7(1) में क्या लिखा होगा कि तुमने रिलेटेड पार्टी को जब गुड्स बेचा या तुम्हारी ब्रांच को गुड्स दिया, और कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। अरे कंसिडरेशन होता तो यहां तक आने की जरूरत पड़ती क्या, 7(1) में ही हो जाता ना बात। यहां तक आया क्यों, मैं सी तक पहुंचा क्यों, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है। टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई हुआ है, वो भी विदाउट कंसिडरेशन हुआ है, तो 7(1) लगेगा। अभी झोल कर पाओगे क्या, यही
नहीं कर पाओगे, क्या ही तुम गुरुकुल के स्टूडेंट बनोगे। मैं यही मयूर के नाम पे करता हूं तो मयूर मेरी बीवी है या मेरा रिलेटिव है? ये प्रोविजन रिलेटेड पार्टी को लगता है, डीमिंग फिक्शन रिलेटेड पार्टी को लगता है। अगर तुमने अनरिलेटेड पार्टी के साथ किया तो डीमिंग फिक्शन पकड़ेगा नहीं। खाली प्रॉब्लम इतना ही है कि पैसा मयूर के अकाउंट में आएगा, वही खाली प्रॉब्लम है। फिर वो पैसा मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा उसका डाउट है ना। वाइफ के साथ होता है तो पैसा कहाँ पे रहता है? एक ही घर में है पैसा, भले दो अलग अलग अकाउंट में, लेकिन पैसे के ऊपर कंट्रोल रहता है। इसलिए लोग जब भी झोल करते हैं तो किसके साथ करते हैं? रिलेटेड पार्टी के साथ झोल करते हैं, क्योंकि वो झोल डिस्क्लोज ना हो, बाहर वालों को पता ना चले कि हम लोग झोल कर रहे हैं। मयूर के साथ झोल करेगा, मयूर 10 लोगों को जाके बताएगा, पता है हम लोग झोल कैसे करते हैं। नहीं, ये सारे रीजन है कि लोग रिलेटेड पार्टी के साथ ही क्यों करते हैं। मयूर अपना अकाउंट में क्यों यूज करने देगा मेरे बेनिफिट के लिए? वो भी तो कुछ बेनिफिट मांगेगा। लेकिन घर की बात होगी तो अच्छा, खाली स्पाउस थोड़ी ना क्या होता है घर में, मम्मी है, पापा है, बच्चे होते हैं, मतलब उतने अकाउंट यूज हो सकते हैं। समझ रहा है कि आपको हर अकाउंट का 40-40 लाख, मतलब मैं अगर आपको पूछूंगा कि 4 करोड़ का टर्नओवर करने का है और जीएसटी नहीं भरना है तो तुम क्या करोगे? 10 एंटिटी बनाओगे। कितने एंटिटी बनाओगे? 10। अब 10 लोग नहीं रहेंगे घर में तो घर में 5 ही लोग हैं तो 10 एंटिटी बन सकती है क्या? शायली अगर घर में 5 ही लोग रहेंगे तो 10 एंटिटी बन सकती है क्या? कैसे? ये 5 के 5 इंडिविजुअल, 5 तो यही हो गई। इन दोनों का एक पार्टनरशिप, इन दोनों का एक पार्टनरशिप, इन दोनों का एक पार्टनरशिप, कितनी चाहिए तुमको बताओ ना। तुमको समझ रहा है लोग सीए लोगों के पास क्यों जाते हैं? लॉ समझने नहीं जाते कि लॉ बताओ जी टैक्स कैसे लगता है। लोग सीए लोगों के पास जाते हैं कि लॉ बताओ जी कि टैक्स कैसे बचाना है। और आपको आना भी चाहिए बचाना। आप बोलोगे सर आप नर्क में जाओगे, रिकॉर्डेड लाइन पे ये सब पढ़ा रहे हो, तुम कहां जाओगे? मैं तो खाली बता रहा हूं कि लॉ में ये सब लिखा है और ये नहीं लिखा है। जो करेगा वो भी तो वही जाएगा ना नर्क में। और मेरे को तो नर्क में ही ज्यादा इंटरेस्ट है, स्वर्ग में खाली भजन कीर्तन हो रहा है। तुम लोग भी उधर ही आओ, तुम लोग भी कहा अच्छे लोग हो तुम लोग। अरे मुझ में रावण देखने वालों अपने में राम तो देखो। तुम अगर राम हो तो मुझको रावण बोलो, तुम सालो रावण के बाप हो। तुमको झोल समझ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, एक झोल नहीं है, जेन्यून केस है, जेन्यून एकदम जेन्यून केस है। अपना महाराष्ट्र ए इंडिया, इधर महाराष्ट्र लेते, इधर कर्नाटका लेते। अपना एक्चुअली दोनों स्टेट में ब्रांच है, पता है ना आपको? एक्चुअली दोनों स्टेट में ब्रांच है हमारा, गुड्स का हो या सर्विस का हो। गुड्स का समझो ज्यादा अच्छे से समझता है। अपना दुकान महाराष्ट्र में भी, अपना दुकान बैंगलोर में, कर्नाटका में भी है। मैंने गुड्स महाराष्ट्र में परचेस किए, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में परचेस किए, तो मेरे पास क्रेडिट किसका होगा? सीजीएसटी और एचजीएसटी का क्रेडिट होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? इंट्रास्टेट परचेस है। और फिर मैंने ये जो गुड्स है ना वो ट्रक में लोड करके कर्नाटका भेज दिया। अब सेल कहां पे होगा? कर्नाटका में सेल होगा। और कर्नाटका में जब सेल होगा तो वहां पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एचजीएसटी। लेकिन कर्नाटका का एचजीएसटी लगेगा। महाराष्ट्र का सीजीएसटी का क्रेडिट कर्नाटका के सीजीएसटी के सामने मिलता है क्या? अरे दिखेगा भी क्या? आप जब लॉगिन करोगे तो दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका लॉगिन अलग, उसका लॉगिन अलग, दिखेगा ही नहीं आपके पास क्रेडिट है। सेटअप कैसे मारोगे आप 3P भरने के टाइम पे? पॉसिबल ही नहीं है। इस स्टेट का क्रेडिट बाजू वाली स्टेट में नहीं जा सकता। लेकिन दोनों का कंपनी एक ही है, एलिट गुरुकुल ही है दोनों कंपनी, खाली दो अलग अलग ब्रांचेस है। ये प्रॉब्लम हो गई। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम समझिए कि आपको क्या है। क्रेडिट किसके पास है? महाराष्ट्र के पास। और सेल कहां पे हुआ? क्यों सेल कैसे? कर्नाटक बीच में ट्रांसफर हुआ। महाराष्ट्र में क्रेडिट है, सेल कहां पे हुआ? तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में ट्रक गया ना भर के, लोड होके। इसको ट्रांसफर बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। सेल नहीं है, ट्रांसफर है। बेचा नहीं मैं। अरे मैं अपने आप को कैसे बेचूं?
इस हाथ को दर्द हो रहा है, इस हाथ को बोला मसाज दो, ये हाथ बोल रहा है कंसिडरेशन दो। ऐसा होता है क्या कभी? अरे मेरी ही ब्रांचेस है, मैं अपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड सेल करूंगा, सेल प्राइस थोड़ी ना क्या लूंगा उससे, मेरी ही ब्रांच है। ट्रांसफर बोलते हैं उसको। लेकिन क्या ट्रांसफर सप्लाई का फॉर्म होता है? हाँ होता है, आपने तो पढ़ा ना, सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, तो ट्रांसफर आया ना उसमें, तो ट्रांसफर होता है। लेकिन कंसिडरेशन, अच्छा ये बिजनेस गुड्स है कि प्राइवेट गुड्स है? अरे बिजनेस के बता तो रहा हूं ना, आईटीसी लिया, आईटीसी लिया। तुम्हारा तुम्हारा तो तुम्हारे दो भाई है, हाँ, एक भाई महाराष्ट्र में था, एक भाई कर्नाटका में रहता, तो टीवी तुमने महाराष्ट्र में खरीदा और कर्नाटका के भाई को परचेज यूज करने दिया, तुम्हारे पास जीएसटी का कोई बात ही नहीं करना है, क्योंकि तुम सालों बिजनेसमैन हो ही नहीं। ये सब किस में होता है? बिजनेस वालों के साथ होता है। इसमें आईटीसी का गेम है। मेरे को आईटीसी इधर पड़ा हुआ है, इधर आईटीसी है और इधर लाइबिलिटी है, ये गलत हो गया ना। कर्नाटका जीएसटी में लाइबिलिटी दिख रहा है और महाराष्ट्र जीएसटी में। इस मैटर को सॉल्व कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बिल इशू करके। कैसे करेंगे? बिल इशू करके ना। तुमको क्या लग रहा है बिना बिल का ट्रक जा सकता है हाईवे से? बिना ईवे बिल का ट्रक जाएगा? पकड़ा नहीं जाएगा, वो स्मगलिंग नहीं मानी जाएगी, तो बिल बनाना ही पड़ेगा। तो सेलर में किसका नाम डालेंगे? एलिट गुरुकुल। बायर में किसका नाम डालेंगे? सर खुद को खुद माल बेचा जा सकता है? हाँ, इधर का जीएसटी अलग, उधर का जीएसटी अलग है, खाली बाकी सब सेम ही है। सर तो इसको ये तो कंसिडरेशन नहीं है ना सर, तो इसको क्या लगता है 7(1)? इसको ब्रांच ट्रांसफर बोलते हैं। और लॉ में, हमारी इनकम जीएसटी लॉ में, इन दोनों ब्रांचेस को, इन दोनों एंटिटीज को डिस्टिंक्ट एंटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्टिंक्ट मतलब समझ में आ रहा है आपको? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? अलग अलग। एंटिटी मतलब माना गया है, इन दोनों को अलग अलग माना गया है नहीं वो दो अलग। मानो, क्यों मानो? अरे अलग अलग नहीं होगे तो बिल रेज नहीं होगा, तो मानो, मान लिया। अब क्या करो? अब बिल रेज करो। अब बिल रेज करोगे तो कौन सा बिल लगेगा? यहाँ पे कौन सी जीएसटी जाएगी? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो बिल में कौन सी जीएसटी लिखेगी? आईजीएसटी लिखेगी। और आईजीएसटी का इसको क्रेडिट मिलेगा क्या? आईजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा क्या? आईजीएसटी उसके सीजीएसटी एचजीएसटी के सामने सेटअप होता है क्या? होता है। तो मैटर सॉल्व हो गया। सर क्या वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे? तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, कोई भी वैल्यू ले लो, तुम दोनों एक ही पार्टी हो, तुमको जितना आईटीसी देना है उतना दे दो। सर मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए, नहीं, कोई किसी ने नहीं बोला मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए। तुमको जो वैल्यू पे डालना है वो वैल्यू पे डालो, वैल्यू तुम्हारे पास है। ज्यादा देना चाहते हो ज्यादा दो, कम देना चाहते हो कम दो, क्योंकि टेक्निकली तुम एक ही एंटिटी हो रे। माना है तुम कि तुम अलग अलग हो। क्यों माना है? क्योंकि हमको जीएसटी का यहाँ पे कोई झोल नहीं हो रहा है भाई। ये ऊपर के जो मैंने दो बताए वो क्या थे? झोल थे। यहाँ पे जेन्युइन टेक्निकल इश्यू आ रहा था कि इस स्टेट का उस स्टेट में आईटी से ट्रांसफर करेंगे कैसे, तो बिल इशू करके करेंगे। लेकिन खुद को बिल इशू किया जाता है? हाँ किया जाता है। क्लाइंट पूछेगा ना, सर मैं ही बायर मैं ही सेलर। सर तू ही बायर तू ही सेलर नहीं, दो जीएसटी अलग अलग आ गए। अच्छा ये मुंबई पुणे में ये प्रॉब्लम नहीं होता, क्यों? अगर ये मुंबई पुणे होता तो क्रेडिट मेरे पास किसका होता? सीजीएसटी और महाराष्ट्र का, और लाइबिलिटी भी किसकी आएगी? सीजीएसटी और एचजीएसटी महाराष्ट्र की लाइबिलिटी। तो ये प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। लेकिन अगर महाराष्ट्र मुंबई का अगर रजिस्ट्रेशन अलग लिया जा सकता है। मुंबई के बिजनेस का अलग रजिस्ट्रेशन और पुणे का बिजनेस का अलग ले सकते हैं, किसी ने रोका नहीं आपका। सेम स्टेट में अलग अलग दो अगर आपकी ब्रांचेस है, आप अभी अपनी कोल्हापुर ब्रांच है और एक मुंबई की ब्रांच है, हमको मिक्स नहीं करना है बिलिंग। उनके क्लाइंट अलग हमारे क्लाइंट अलग, बिलिंग का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने बोला एक काम करो, मुंबई वाला अपना रजिस्ट्रेशन ले लेगा, कोल्हापुर वाले हम लोग अपना खुद का रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। तो मुंबई ने अभी कोल्हापुर को या मुंबई ने पुणे को अगर सर्विस दिया तो बोलो, तो मानना पड़ेगा ना अलग अलग फिर से। क्यों? अरे क्रेडिट इसके पास पड़ा रहेगा और लाइबिलिटी इधर आएगा, लॉगिन अलग अलग हो गया ना। सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया। जैसे ही तुमने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिया, उन दो एंटिटीज को क्या मानना पड़ेगा? अभी अलग अलग मानना पड़ेगा। उसको डिस्टिंग एंटिटी बोलते हैं। सेक्शन 25 लगता है वहां पे। कौन सा सेक्शन लगता है? 25 कहाँ पे कौन से चैप्टर में लिखा होगा?
रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में लिखा होगा, तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सेक्शन 22 कहाँ पे लिखा है? रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में कि बाबा 20 लाख रुपया 40 लाख रुपए की जो लिमिट लिखे गए, मामी नात्री वगैरह बातें लिखी गई है, कहाँ पे लिखा गया है? सेक्शन 22 में लिखा गया है। फिर उसके आगे कौन सा सेक्शन है? 23, कि जब वो लिमिट क्रॉस होता है फिर भी टैक्स नहीं लेने का। उसमें कहीं का एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगाना है, भले वो 40 लाख के ऊपर का गुड सेल करे। सेक्शन 24 क्या बोलता है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, लिमिट गया भाड़ में। तो सेक्शन 25 क्या बोलता है? डिस्टिंक्ट पर्सन। मानो सेम सेम एंटिटी के दो रजिस्ट्रेशन होंगे, दोनों को अलग अलग मानो, ऐसा आपको टुकड़ों में पहले लॉ पढ़ना पड़ता है और बाद में उसको कनेक्ट करना पड़ता है। कोई चीज यहां लिखी गई है लेकिन चैप्टर नंबर 7 से कनेक्टेड है, कोई चैप्टर नंबर 9 से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी इसमें भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आप बोलोगे 7(1)(c) में इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्यों आई? नहीं आनी चाहिए थी ना इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहां पे चली गई थी अभी थोड़े टाइम पहले? 7(1)(b) में थी इंपोर्ट ऑफ सर्विस। 7(1)(c) में भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इसका क्या मतलब है? 7(1)(b) में इंपोर्ट ऑफ सर्विस आने के लिए एक कंडीशन थी खाली, कंसिडरेशन होना चाहिए। बिजनेस है कि नहीं है उससे लेना देना नहीं। बिजनेस होगा तभी भी 7(1)(b) लगेगा, बिजनेस नहीं होगा तभी भी 7(1)(b) लगेगा। तो 7(1)(c) में कब आई होगी इंपोर्ट ऑफ सर्विस? क्या नहीं होगा? कंसिडरेशन नहीं होगा। तो इतना तो पक्का है कि अगर 7(1)(c) की इंपोर्ट ऑफ सर्विस की आप बात कर रहे हो तो ये विदाउट कंसिडरेशन है, क्योंकि अगर कंसिडरेशन आता तो आपको सी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 7(1)(b) में ही कवर हो जाता। 7(1)(c) में आप आ रहे हो, मतलब ही क्या है? विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन फिर मैंने आपको क्या बताया? विदाउट कंसिडरेशन है लेकिन फिर भी एक कंडीशन तो करनी पड़ेगी आपको, बिजनेस तो होना चाहिए आपका। समझ में आ रहा है? देखो, और एक इसमें है रिलेटेड पार्टी भी होना चाहिए। एक कंडीशन और क्या है यहाँ पे आने के लिए? और एक कंडीशन क्या है? रिलेटेड पार्टी, मतलब विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, और तभी 7(1)(c) लगता है। ऐसे कुछ कंडीशन है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये इंडिया है, यहाँ पे आप अपना घर बना रहे हो। यहाँ ये दुबई है, ठीक है? दुबई में तुम्हारा भाई है जो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। भाई भाई बोले तो रिलेटेड पार्टी, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। तो इंजीनियरिंग का डिजाइन तुम कहाँ से बना के लोगे? दुबई से बना के लोगे। तो इसको क्या माना जाएगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगर तुम्हारा भाई निच्चड़ होगा तो तुमसे पैसे लेगा, तो फॉर कंसिडरेशन हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, 7(1)(b) लग गया तो 7(1)(c) में आएगा ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा भाई भाई जैसा होगा तो 7(1)(c) नहीं लगेगा। लगना चाहिए बरोबर, आपने सोचा बरोबर। विदाउट कंसिडरेशन मतलब क्या लगना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, लेकिन 7(1)(c) लगने के लिए तुमने दो कंडीशन तो कंप्लाई की है। विदाउट कंसिडरेशन है, पहले तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, विदाउट कंसिडरेशन है, रिलेटेड पार्टी है, लेकिन एक चीज मिसिंग हो गई ना, बिजनेस नहीं ना। मैंने क्या बोला था, क्या एग्जांपल दिया? तुम्हारा घर बना रहे हो। घर पर्सनल चीज होती है कि बिजनेस की चीज होती है? पर्सनल होती है ना। तुम्हारा बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़ी ना क्या है, और नहीं प्लस प्लस है ना, कंडीशन है ना। लेकिन अपना ये एलिट गुरुकुल का ऑफिस होता तो घर निकाल के मैं इसको क्या बना देता? तो क्या लग जाएगा? क्योंकि अभी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तीन कौन से? पहले तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, दूसरा रिलेटेड पार्टी से है, तीसरा बिजनेस में है। ऑब्वियसली विदाउट 7(1)(b) में हम कंसिडरेशन नहीं, बिजनेस नहीं देखते। कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन है। ऑफिस बनाया तभी भी लगेगा और घर बनाया तभी भी लगेगा। क्यों सर? बिजनेस है कि नहीं है उससे उसका लेना देना नहीं है, कंसिडरेशन से है। 7(1)(c) में क्या है?
विदाउट कंसिडरेशन है। समझ में आ रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आपको क्या पढ़ाना था? शेड्यूल 1 पढ़ाना था। शेड्यूल 1 में अपने को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना? पी का फुल फॉर्म है परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। परमानेंट, जो पहला एग्जांपल दिया था मैंने सागर का, सागर को 5 लैपटॉप चाहिए, मैं खरीदूंगा उसको दे दूंगा, ये क्या किया मैंने? परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। लेकिन जिसके ऊपर मैंने क्या लिया है? आईटीसी। समझ में आ रहा है ना? फिर सागर से क्या ले लूंगा? उतनी की कैश वगैरह है, उसको कैश वगैरह कुछ तो हमारा ब्लैक में ट्रांजैक्शन हो जाएगा बाद में, उसका आप टेंशन मत लो, हम दोनों का म्यूचुअल कंसेंट में चलते रहता है, ठीक है। फिर आर मतलब मैंने क्या बताया आपको अभी? रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन। मैंने बोला ना, वाइफ को मैं गुड्स दे दूंगा, वाइफ उसको सेल कर देगी। या ट्रांसफर बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को ट्रांसफर किया, वो दोनों भी यहाँ पे ही कवर्ड है, आर में कवर्ड है, दोनों रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं। मेरी ब्रांच मेरी रिलेटेड पार्टी होगी ना। अरे पर्सनल लेवल पे तुम्हारा भाई मामा काका तुम्हारा रिलेटिव होता है, कंपनी लेवल पे भाई मामा काका मम्मी नहीं होती ना, वहां पे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ब्रांच, तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं हम लोग, जिसका सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। समझ में आ रहा है? आई क्या होगा? इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, लेकिन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब ए बच गया। मार्केट में एक होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है एजेंट, और यहाँ बायर होते हैं। प्रिंसिपल हर जगह पे जा नहीं सकता ना। अरे प्रिंसिपल बहुत बड़ी कंपनी है, मैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स है, मैं तो ट्रैक्टर बनाते रहूंगा ना। हर तालुका में मुझे अपना एजेंट रखना है, हर तालुका में अपना खुद का शोरूम नहीं खोल सकता। पैसा होगा तो खोल दूंगा, लेकिन उतने पैसे होते नहीं है, हर तालुका को कैसे मैनेज करोगे? तो हमने क्या बुक किए रहेंगे? पूरे देश भर के क्या ले लेंगे? एजेंट मंगाए होंगे, हजारों एजेंट मंगाए होंगे कि आइए आप हमारे साथ एजेंसी का अग्रीमेंट साइन कीजिए, हमारे ट्रैक्टर आप फ्री में लेके जाइए, फ्री में, और अपनी दुकान में रखिए, आप अपना दुकान चालू कीजिए अपने शहर में, हम आपको फ्री में ट्रैक्टर देंगे। फ्री में कुछ मिलता है क्या दुनिया में? नहीं। तो ट्रैक्टर कहां से मिलेगा रे? आप हमको पैसे कब दे देना? जब आप बेचोगे तब दे देना। अब मुझे बताओ, इसका एजेंट का पैन अलग, तो इसका जीएसटी नंबर अलग, इसका पैन अलग, इसका जीएसटी नंबर अलग, ट्रैक्टर बनाया इसने, महिंद्रा ट्रैक्टर ये है, तो सारा का सारा रॉ मटेरियल का आईटीसी किसके पास पड़ा होगा? इसके पास। लेकिन ये बेचेगा नहीं, क्योंकि इसने इसको फ्री में दिया। बेच कौन रहा है? एजेंट। तो जीएसटी किसको लगेगी अभी? एजेंट को। जो बायर है वो जीएसटी भरेगा, लेकिन डिपार्टमेंट को कौन देगा? एजेंट देगा। फिर से वही बात हो गई, प्रॉब्लम क्या हो गया? लाइबिलिटी किसके बुक में आई है? एजेंट के बुक में। एजेंट के पास आईटीसी नहीं है। आईटीसी किसके पास है? महिंद्रा ट्रैक्टर के पास है, मेन कंपनी के पास है। और मेन कंपनी ने सेल नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट सेल ही नहीं कर सकती, हर गांव में जाके कहां सेल करेगी वो। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? आईटीसी कहीं और, लाइबिलिटी कहीं और। सॉल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम बताया मैंने, सॉल्यूशन क्या है? डीम सप्लाई बनाओ। कहां से कहां? जब प्रिंसिपल से गाड़ी निकल के एजेंट के पास जा रही थी, ये ब्रांच नहीं है, ब्रांच होती तो पहले ही कवर हो गई। ये ब्रांच नहीं है, ये अलग ही है, एंटिटी अलग है, इसका पैन ही अलग है। डिस्टिंक्ट पर्सन में क्या कॉमन था? कर्नाटका की ब्रांच और महाराष्ट्र की ब्रांच में मेरा पैन कॉमन था, एंटिटी का नाम सेम था। यहाँ पे दो अलग अलग लोग है, प्रिंसिपल अलग है, एजेंट अलग है, लेकिन दोनों का पैन अलग है, जीएसटी नंबर अलग है। और मेरे फैक्ट्री से जब एजेंट ट्रैक्टर लेके जाता है तो फ्री में लेके जाता है। आज फ्री है, कल कभी ना कभी पैसे देगा। आज तो क्या है? लेकिन आज मुझे उसको आईटीसी भी पास ऑन करनी है, तो मैं बिल करेगा उसको, पैसे नहीं लूंगा उससे, खाली क्या करूंगा? बिल करूंगा, और बिल में मैं जीएसटी लगा दूंगा, तो मेरे यहाँ से क्रेडिट पास ऑन होके उसको चला जाएगा। खाली क्रेडिट पास करने के लिए बनाया गया। सप्लाई बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू एजेंट, दोनों है। उल्टा भी हो सकता है ना, कुछ बची हुई गाड़ियां रिटर्न दिला के दे सकता है ना, बचा हुआ माल रिटर्न दिला के दे सकता है ना, तभी भी वो मेरे से पैसे नहीं लेगा, लेकिन इसको क्या माना जाएगा? डीम सप्लाई। ये क्यों किया जा रहा है? आईटीसी को बैलेंस करने के लिए। क्यों किया जा रहा है? खाली आईटीसी को। तो परी में हर एक चीज एंटी चोरी नहीं है, कुछ दो आइटम है जो एंटी चोरी है, मतलब यहाँ पे सच में चोरी होती थी, वो चोरी रोकने के लिए बनाएंगे।
और 2 आइटम ऐसे जिसमें आईटीसी खाली बैलेंस किया जा रहा है। एक जगह पे आईटीसी, दूसरी जगह पे लाइबिलिटी। जहां लाइबिलिटी वहां आईटीसी पहुंचाना है। मैंने आपको खाली इंट्रोडक्शन दिया 7(1)(c) में क्या होता है। अगले लॉ में मैं आपको उसका लॉ पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगा। मुझे हमेशा पता है कि एक राउंड में पढ़ा के नहीं समझता, तो मैं हमेशा इसको 2 राउंड में ही पढ़ाता हूँ, 2 अलग अलग दिन पे पढ़ाता हूँ। आज मुझको तुम्हारे चेहरे देख के दया आ रही है तुम लोगों के ऊपर, तो आज का दिन इतना ही। थैंक यू। ज्यादा थक जाते हो तुम लोग, डेटा प्रोसेस नहीं कर पाते ना। और वो क्या करना था, हाँ भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो। हाँ मतलब ये लोग मेरे व्यूवर्स बढ़ा नहीं रहे, तुम लोग तो बढ़ाओ। मैंने तो बोला इनको कि बच्चे वगैरह पैदा करो, उनके यूट्यूब पे अकाउंट बनाओ, जाके चैनल सब्सक्राइब करो, इतना सब हम लोग कर रहे हैं।